टोन्स बकेट। एक बार की बात है, एक गांव में मोहन नाम का लड़का रहता है जिसके पिता का नाम सामदास होता है। सामदास के पास बहुत दौलत होती है। उसके पास बड़ा घर और खेती के लिए बहुत सी जमीन होती है। सामदास के बाद मोहन ही उन सब का मालिक होगा। मोहन की माँ का किसी बीमारी के कारण मौत हो जाती है और मोहन अपने पिता के साथ ही रहता है। एक दिन सामदास की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और डॉक्टर उसे बीमारी के बारे में बताता है। सामदास जी, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि तुम्हारे पास अब समय नहीं है। तुम्हारी बीमारी नाइलाज है। जितना हो सके तुम आराम करो। डॉक्टर की बात सुन के सामदास को अपने बेटे मोहन की चिंता सताने लगती है, क्योंकि उसकी देखभाल के लिए उसके सिवा कोई नहीं होता है। और सामदास अपने नौकर चंदन को बुलाता है। चंदन, अब मेरे पास समय नहीं है। मेरी हालत बहुत खराब है और मेरे बाद मोहन की देखरेख कौन करेगा? इसीलिए तुम पास के गांव में जाओ। उस गांव में मोहन के मामा अपने परिवार के साथ रहते हैं। तुम जाओ और उन सबको बुला ले आओ। ठीक है मालिक, आप फिक्र ना करें, मैं अभी जाता हूँ। चंदन पास के गांव में जाता है और दूसरी ओर मोहन के दो मामा होते हैं, चमनलाल और सरमलाल। उन दोनों की पत्नी मीना और रीना होती है, जो कि वह दोनों एक दूसरे से सुंदर दिखने के लिए आपस में लड़ती रहती हैं। मैं तुमसे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम तो मेरे आगे कुछ भी नहीं लगती हो। तभी चंदन घर पहुंच जाता है। अरे भाई, क्या तुम लोग ही मोहन के मामा चमनलाल और शर्मलाल हो? अरे हाँ भाई, मैं ही चमनलाल हूँ और वो मेरा भाई शर्मलाल है और हम ही मोहन के मामा हैं। आप सबको मालिक के पास जल्द ही चलना होगा। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? सब ठीक तो है? नहीं ठीक है। मेरे मालिक सामदास की तबीयत ठीक नहीं है और वह आप सबसे मिलना चाहते हैं। क्या बहनोई जी की तबीयत ठीक नहीं है? तो फिर हमें जल्द ही निकलना होगा। और फिर सब लोग सामदास के पास आ जाते हैं। साले साहब, मेरी हालत दिन पर दिन खराब होते जा रही है और तुम्हें तो पता ही है कि मोहन का मेरे सिवा कोई नहीं है और फिर मेरा इतना बड़ा कारोबार भी है। मेरे बाद मोहन ही सब कुछ देखेगा। पर अभी मोहन छोटा है। 2 साल बाद मोहन 18 साल का हो जाएगा और सब कुछ संभाल लेगा। पर तब तक मैं चाहता हूँ कि आप मोहन की देखरेख और मेरा कारोबार भी संभालो। उम्मीद है कि आप सबको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे बहनोई जी, मोहन जैसे आपका बेटा है वैसे ही हमारा भी तो बेटा है। आप परेशान ना हो, हम सब इसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार करेंगे। आपने तो मेरी चिंता ही खत्म कर दी। अब मैं आराम से मर सकूंगा। और फिर शाम होते ही चमनलाल और बाकी सब आपस में बात करने लगते हैं। आपने पहले तो कभी नहीं बताया कि आपके बहनोई के पास इतनी दौलत है कि पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। क्या तुम सब इस दौलत के असली मालिक बनना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। नेकी और पूछ पूछ, पर कैसे? सुनो, मेरे पास एक प्लान है। बीमारी के कारण बहनोई जी की मौत तो पक्की है और मोहन अभी 18 साल का नहीं हुआ है। अगर हम मोहन को अपने रास्ते से हटा दे तो हम सब इस दौलत के असली मालिक बन सकते हैं। पर हमें ये सब 2 साल के अंदर ही करना होगा, यानी मोहन के 18 साल होने से पहले ही करना होगा। मोहन की दौलत देख के चमनलाल और बाकी सबके मन में लालच आ जाता है और मोहन को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। और कुछ ही दिनों बाद सामदास की मौत हो जाती है। मोहन बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे पिताजी नहीं है तो क्या हुआ? हम सब तो हैं। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मामा जी, पिताजी की मुझे बहुत याद आ रही है। मोहन बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आओ चलो, तुम्हारी मामी ने तुम्हारे लिए गरम गरम खीर बनाई है। खाओ बेटा, खाओ इसे। खाओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाया है। अरे खा लो मोहन। मुझे तो कभी किसी ने नहीं पूछा,
पर तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम्हें इतना प्यार करने वाली मामियाँ मिली हैं। खा लो बेटा, खाओ। मोहन सोचता है और खीर खाने लगता है। और तभी मोहन उठ के चला जाता है और सब आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ये खीर खाने के बाद उठ गया, तुमने खीर में जहर ठीक से तो मिलाया था? हाँ, मुझे याद है, मैंने अच्छे से खीर में जहर मिलाया था। तो फिर मोहन को अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ? तभी मोहन आ जाता है। क्या हुआ मोहन बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ मामा जी, मैं ठीक हूँ। तभी मोहन को चक्कर आने लगता है और मोहन जमीन पर गिर जाता है, जिसे देख सब खुश हो जाते हैं। देखा, मेरा मिलाया जहर कभी बेकार नहीं होता है। अच्छा ठीक है, अभी बड़ाई करने का समय नहीं है। शर्म, तुम मेरी मदद करो, हमें इसकी लाश ठिकाने लगाना है। तुम एक बड़ी सी बोरी लेके आओ। ठीक है भैया। शाम होते ही चमन और शर्म मोहन की लाश को बोरी में डाल के ले जाते हैं। अरे भैया, मोहन की लाश बहुत भारी है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। चुपचाप चलो, तुमसे तो कोई काम ढंग से नहीं होता है। कुछ दूर जाके आराम करने को सोचते हैं। ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। ठीक है भैया, मैं पीठ सीधी कर लेता हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं। और फिर दोनों आराम करते करते सो जाते हैं। तभी मोहन को होश आ जाता है। चमनलाल और शर्मलाल गहरी नींद में होते हैं। मोहन देखता है कि दोनों सो रहे होते हैं। आज तो इन दोनों ने मुझे मारने का अच्छा प्लान बनाया है, पर मैं भी इन दोनों लालचियों को अपने इरादों में सफल नहीं होने दूंगा। पिताजी ने मुझे इनके बारे में सही कहा था कि ये दौलत के लिए कुछ भी करेंगे। मोहन जल्दी से खाली बोरी को पत्थर से भर देता है और उसे अच्छे से बांध देता है और पेड़ के पीछे छिप जाता है। थोड़ी देर में चमनलाल नींद से जाग जाता है और अपने भाई शर्मलाल को नींद से जगाता है। अरे आराम करने के चक्कर में नींद ही आ गई। इसे देखो कैसे आराम से सो रहा है। शर्म, शर्म, शर्म उठो जल्दी से। तभी शर्म अपने भाई चमन की आवाज सुन के उठ खड़ा होता है। अरे शर्म, शाम हो गई है, जल्दी करो, हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। मोहन छिप के उन दोनों की बात सुन रहा होता है और शर्म बोरी को उठाता है। शर्म को बोरी पहले से ज्यादा भारी लगता है, पर चमन उसकी बातों को ध्यान नहीं देता है और उसे आगे चलने को कहता है। अरे भैया, ये बोरी तो पहले से और भारी हो गई है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। चुप करो और चलो जल्दी से, पहले ही रात होने वाली है। शर्म जैसे तैसे बोरी को उठा के अपने पीठ पे ले जाता है। कुछ दूर चल के वो दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ कोई नहीं आता जाता है। शर्म, हम इसे इसी नदी में फेंक देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भैया आप ही इसे फेंक दो, मुझसे झुका नहीं जाएगा, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तुमसे तो कोई काम नहीं होता है, मुझे ही करना होगा। चमन बोरी को नदी में धक्का दे देता है और बोरी पानी में डूब जाती है और दोनों खुश हो जाते हैं। अब सारी दौलत हमारी हो गई। और दोनों घर आके बेफिक्र होके सो जाते हैं। अगली सुबह मोहन अपने घर की ओर जा रहा होता है और तभी उसे नकली गहने और मोतियों वाला व्यापारी मिलता है। बोलो बेटा, क्या लोगे तुम? आप मुझे कुछ चमकती हुई मोतियां दे दो जो दिखने में असली और कीमती लगे। मोहन कुछ मोतियां खरीद लेता है और घर आता है। मोहन को जिंदा देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मोहन से झूठ बोलते हैं। अरे मोहन बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक हो। मोहन को पता चल जाता है कि वह खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मोहन बेटा, तुम कहाँ चले गए थे और इस थैले में क्या है? इस थैले में मोतियां हैं जो बहुत कीमती हैं, ये देखो। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत कीमती लग रहे हैं और बहुत चमकदार हैं। मामा जी, मुझे नींद में चलने की बीमारी है। मुझे होश आया तो मैं एक नदी में था जहाँ पानी कम था और अंधेरी रात हो रही थी। मैंने देखा कि नदी में बहुत से चमकदार मोतियां हैं जिनकी कीमत लाखों और हजारों में है। मुझे याद है कि पिताजी के साथ शहर में जाता था और देखता था कि इनकी शहर में अच्छी कीमत मिल जाती है। चमन और बाकी लोग
मोतियों का नाम सुन के खुश हो जाते हैं। लाओ मामी, मुझे इसे दे दो, मैं कल शहर जाके इसे अच्छी कीमत में बेचूंगा। और मोहन चला जाता है। क्या जी, तुमसे एक लड़का नहीं मरा? अरे वो छोड़ो, ये हमें जाने अनजाने में अमीर बनने का राज बता के गया है। हाँ भैया, ये उसी नदी से मोतिया ले आया है जहाँ हमने इसे फेंका था, पर ये बच गया क्योंकि नदी में पानी कम था। हाँ, और हम आज रात ही उस नदी से सारी मोतियां निकालेंगे और उसे शहर में बेच के अमीर हो जाएंगे। आप लोग आराम से जाना, पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। तुम सब फिक्र ना करो, आज के बाद हम अमीर होने वाले हैं। चमन और सरम एक बड़ी सी बोरी लेके नदी किनारे आ जाते हैं। रात का समय होता है और जोरों से हवा चल रही होती है। सरम, तुम नदी में जाओ और मुझे मोतियां निकाल के दो, मैं बोरी में भरता रहूंगा। नहीं भैया, मुझे डर लग रहा है, आप भी नदी में मेरे साथ चलो। ठीक है, हम दोनों ही नदी में जाते हैं और अपने अपने हिस्से की मोतियां निकालेंगे। ठीक है भैया। दोनों नदी में मोतियों के लालच में छलांग लगा देते हैं, लेकिन नदी में पानी ज्यादा और तेज बहाव के कारण दोनों नदी में डूब जाते हैं और दोनों की ही मौत हो जाती है। दूसरी ओर रीना और मीना मोहन से चमन और सरम के बारे में पूछती हैं। मोहन बेटा, तुम्हारे मामा अभी तक घर नहीं आए और दोनों रात में ही नदी से मोतियां निकालने गए थे। मामी जी, वो दोनों अब नहीं आएंगे क्योंकि मैंने झूठ बोला था कि नदी में मोती है। मुझे आप सब के बारे में पता लग गया था कि आप सब मुझे मारने के लिए खीर में जहर मिलाया था और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने खीर खाया नहीं। खीर मुंह में जाने की वजह से मैं बेहोश हो गया था और होश आने के बाद मैंने बोरी में पत्थर भर दिया था और इस तरह मैं बच गया था, लेकिन दोनों मामा अपने लालच की वजह से मारे गए। मोहन की बात सुन के रीना और मीना अपने किए पर शर्मिंदा होती हैं और रोने लगती हैं।